नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी के फिरोजाबाद में देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाके से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने बताया कि शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक घर में पटाखे रखे हुए थे और उसी दौरान विस्फोट हो गया। विस्फोट की वजह से आसपास के 9 घरों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला है, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है और कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी है। धमाके की वजह से आसपास के जो घर है उनको भी नुकसान पहुंचा है। अब कैसे यह हादसा हुआ, इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। देखिए, पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है और धमाके में 5 लोगों की मौत हो जाती है। मलबा और उसमें अभी भी कई जो जिंदगियां हैं वो दबी हुई हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राहत और बचाव का काम मौके पर जारी है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और जो लोग हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है। पटाखा फैक्ट्री जहां पर पटाखे रखे हुए थे वहां पर अचानक से धमाका हो जाता है और धमाका इतना तेज था कि आसपास के 9 से 10 घर ऐसे हैं उनको भी नुकसान इस धमाके की वजह से पहुंचा है। हादसे से 500 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन हादसा कितना भयंकर था ये इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि गांव के लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, अपने घरों में जाने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कारण एक, क्योंकि इनके घर जो है वो पूरी तरीके से क्रैक हो चुके हैं। जो घर क्रैक हुए हैं जिसके कारण जो दहशत में है कहीं वो घर नहीं गिर जाए, इसलिए अब ये लोग सड़कों पर है। किस तरीके से बड़े तादाद में देखिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। चाहे गली हम यहाँ देखें, चाहे मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा पीछे दिखाइए किस तरह से। देखिए इस गली में भी लोग खड़े हुए हैं, ठीक इसके पीछे भी लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन अब घर के अंदर नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, वो दहशत जिसके बाद हादसा हुआ और मकान क्रैक हुए। अगर ये अंदर जाते हैं, इनको डर है कहीं ऐसा नहीं हो वो मकान भी धराशायी हो जाए। यही कारण है कि ये लोग सड़कों पे हैं। आप बताइए कि किस तरीके से मकान जो है क्रैक। हमारा मकान था, चादर डली हुई थी, तो हमारी पूरी चादर क्रैक हो गई। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ था कि मैं अपनी लड़की को लेके भागा, घर से बाहर की तरफ भागा, तो एकदम लड़की मेरी घबरा गई थी कस के, और 9 इंच की दीवार थी वो भी क्रैक हो गई पूरी तरह से। बहुत नुकसान हुआ है सर। किस तरह का हादसा था, कितना बड़ा ये हादसा था कि 500 मीटर दूरी पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे भी एंगल भी उड़ के आए हैं और मकान में सर घर के गेट तक एकदम फटे गेट तक हम लोग घर पर खाना पीना खा रहे थे। गेट की एकदम आवाज आई, एकदम धमाका ऐसा ब्लास्ट हुआ था जैसे कि हमारा मकान बिल्कुल नीचे आ गया हो। इतने लोग दहशत में है कि सर घर जाने के लिए अंदर आदमी कोई राजी नहीं हो रहा है। सब लोग डरे हुए हैं यहाँ पर। सब गेट पेट और खिड़की फिड़की दीवारों में दरार फरार हैं, जो बहुत काफी नुकसान है सर। किस तरीके से ये वो छल्ले हैं जो उड़ उड़ के यहाँ पर आए, देखिए किस तरीके से है। इसमें सारी छड़ें नजर आ रही हैं, पटाखा है, बारूद भरा हुआ था और ये वही छड़ें हैं जो उड़कर इनकी छतों पर गिरे हैं, सड़क पे गिरे हैं, बिखरे हुए हैं और जिसके कारण इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। इतना तेज धमाका, इस धमाके के बाद ये दुकान की सर देखिए, दुकान बंद थी, फर्नीचर की दुकान बताई जा रही है, ये दुकान बंद थी और इसकी हालत देखिए किस तरीके से हो चुकी है, जैसे अंदर से किसी ने इसको धकेला हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा धमाका होता है इतने भारी मात्रा में, ये विस्फोटक पदार्थ यहाँ आया कैसे, गोदाम यहाँ कैसे बन गया, सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। लोग दहशत में हैं, सड़कों पे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों की आंखों में भी कई सवाल हैं जो ये प्रशासन से कर रहे हैं और इसका जवाब चाहते हैं। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, एबीपी न्यूज। फिरोजाबाद में हुए पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर आगरा जोन के आईजी दीपक कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट सब लोगों की टीम ले गई है। पहला काम अभी है जो भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करें। एसडीआरएफ की भी टीम थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। तो ये हम लोग का पहला चैलेंज है और उसके बाद जो भी चीज़ जिसके द्वारा भी इस तरह का कार्य की उनके द्वारा लाइसेंस लिया गया है किसी और जगह पर गाँव के बाहर और
घर में रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाए। अब फिरोजाबाद में हुआ क्या, कैसे ये हादसा हुआ, कितना नुकसान अब तक हो चुका है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। और अब तक क्या कुछ हुआ है, देखिए पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है, धमाके से घर की छत गिर जाती है और धमाके से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अब तक 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, 10 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। इसी के साथ एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो इस तरीके से यह हादसा हुआ है, 5 लोगों की जान अब तक चली गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और प्रशांत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुटे हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रशांत, मौके पर क्या चल रहा है, क्या राहत बचाव का काम खत्म हो गया है और अभी तक कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में? बिल्कुल, इस पूरे हादसे में जैसे 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है और एसडीआरएफ की टीम अभी भी लगातार काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके अंदर मलबे में शायद हो सकता है कोई दवा हो, इसलिए एसडीआरएफ इसको लगातार चेक कर रही है। क्योंकि घर परिवारजनों ने बोला था कि हमारे 3 से 4 लोग मिसिंग हैं अभी, तो उनकी तलाश जारी है। लेकिन अभी तक एसडीआरएफ को कोई सफलता बड़ी तरह की नहीं मिल सकी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद से अभी तक ये कार्रवाई लगातार जारी है। जी ठीक है प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर लगी हुई है। अब देखिए फिरोजाबाद के नौसेरा गांव में राहत और बचाव का काम जारी है और इस बीच बीजेपी नेता राजीव गुप्ता ने यह दावा किया है कि रेस्क्यू करने आए पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। बीजेपी नेता के दावे पर किसी अधिकारी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। 9:30 के करीब हादसा हुआ है। तो ये आपने लोगों को सुना, क्या कुछ उनका कहना है। कुछ लोग पथराव का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर अभी जांच भी जारी है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध कर रहे डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक हुई। रात करीब 11:50 पर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बैठक के बारे में जानकारी दी। ममता ने यह दावा किया कि डॉक्टरों की 3 मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटा दिया जाएगा। कल शाम 4 बजे नए कमिश्नर पद संभालेंगे। इसके साथ ही हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटाने की बात नहीं कही। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से अपील की कि वो काम पर लौट आए। तो करीब 6 घंटे ये बैठक चली और उसके बाद जो सरकार है उन्होंने 3 मांगे मान ली है। और देखिए किस तरीके से जब डॉक्टर्स की मांगों को माना गया तो उसके बाद डॉक्टर्स ने किस तरीके से जश्न मनाया, कैसे खुशी उन्होंने जाहिर की। मांग मानने के बाद भी हड़ताल जारी है। ये डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि सभी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है और अभी भी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। हालांकि ममता बनर्जी ने जो डॉक्टर्स थे उनसे ये भी अपील की है कि देखिए जो भी मामला है, जो भी आपकी नाराजगी है उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप काम पर लौट आइए क्योंकि इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर्स ने अभी भी ये कहा है कि उनकी पूरी मांगे नहीं मानी गई है और हड़ताल उनकी जारी रहेगी। 3 मांगे ऐसी हैं जिन्हें मान लिया गया है, जिसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाया जाएगा, ये मांग भी थी। नए पुलिस कमिश्नर को आज चार्ज दिया जाएगा, वो आज अपना चार्ज संभालेंगे। हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर हैं वो भी हटाए जाएंगे और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। अब ममता बनर्जी के मांगे मान लेने के बाद भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जारी है, ये डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। तो करीब 6 घंटे बातचीत चली है सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच में। लेकिन डॉक्टर से बातचीत के बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे
जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 की पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचएस ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग लिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम 99% मान लिया। ममता बनर्जी के मांगे मान लेने के बाद भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हालांकि डॉक्टर्स ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने के बाद जश्न मनाया, साथ ही ऐलान किया कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता है उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो देखिए 3 मांगे जो डॉक्टर्स की थी वो मान ली गई सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जो डॉक्टर्स की हड़ताल है वो जारी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि जितनी मांगे हमने सरकार के सामने रखी गई थी वो सारी की सारी पूरी नहीं हुई है। जब तक वो भी मांगे, जो बची हुई मांगे हैं वो भी पूरी नहीं कर ली जाती है, जब तक वो भी मान ली नहीं जाती है तब तक जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने सारे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया और ये क्लियरली उनको हम समझाया हमने कि हमें जस्टिस और जस्टिस ही चाहिए। ये इस आंदोलन की एक छोटी सी कामयाबी है जो हमने आज 38वें दिन अचीव किया है। मानना पड़ा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं जस्टिस में रुकावट, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। हम ये आंदोलन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिमांड हमने दिया था उसमें डीएमई डीएचएस तो माना गया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी का डिमांड अभी तक ये कहा गया है कि ये डिस्कशन के बाद, सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से कि जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेलविले में स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इंडियन मिशन ने एक्सपर्ट जानकारी दी है कि न्यूयॉर्क के मेलविले में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की बर्बरता अस्वीकार्य है। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास समुदाय के संपर्क में है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने अमेरिकी न्याय विभाग से न्यूयॉर्क में बीएपीएस हिंदू मंदिर पर हमले की जांच करने का आग्रह किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। न्यूयॉर्क के बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, इसकी जानकारी एक्सपर्ट दी गई है। भारतीय दूतावास ने इस पूरी घटना पर चिंता जताई है और भारत ने अमेरिका के सामने इस मुद्दे को भी उठाया है। आशीष कुमार सिंह इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, भारतीय कॉन्सुलेट जनरल न्यूयॉर्क ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से अमेरिकन अथॉरिटीज के साथ उठाया है, जैसा आप जिक्र कर रही थी, और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और मांग की है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ घंटे पहले की ये घटना है, न्यूयॉर्क में स्वामीनारायण टेम्पल को, बीएपीएस स्वामीनारायण टेम्पल को माफ कीजिएगा, नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकी है वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं और कनाडा में भी बाकायदा धमकी देकर के हिंदू टेम्पल्स को निशाना बनाने की लगातार धमकियां दे रहा था। और हमने पहले भी देखा था कि कैलिफोर्निया हो, ग्रेटर टोरंटो हो या फिर दूसरे इलाके हो, वहां पर भी इस तरह से हिंदू मंदिरों को नुकसान या तो पहुंचाया गया है या खुल करके धमकी दी गई है। लिहाजा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है भारत की तरफ से, और जैसा मैंने आपको बताया कि सीजी न्यूयॉर्क ने अथॉरिटीज से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो
बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, देश की राजधानी से लेकर पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल लोगों की जुबान पर है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। केजरीवाल जमानत पर रिहा होकर निकले तो 2 दिन के भीतर इस्तीफे के ऐलान से राजनीतिक हड़कंप मचा दिया। दिल्ली के सीएम पद की रेस में इस वक्त 3 नाम आगे चल रहे हैं, यानी सिर्फ 5 महीने के लिए दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात पर है कि आखिर वो सीएम कौन होगा। तो आज मोहर लग जाएगी नाम पर। आतिशी का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। बस इसी सवाल का जवाब तो देश जानना चाहता है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा। मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीएम के नाम से पर्दा नहीं उठाया है। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों ही कोई पद नहीं संभालेंगे। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम पद की दावेदारी वाले तमाम चेहरे इस तस्वीर में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार से लेकर संगठन के मजबूत चेहरे इस मंच पर मौजूद हैं, लेकिन इन चेहरों में दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेने कौन जा रहा है, इस राज पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है। 13 सितंबर को दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। पूरी आम आदमी पार्टी दिवाली जैसे जश्न में डूब गई। ये खुशी दोहरी इसलिए थी क्योंकि केजरीवाल से ठीक पहले उनके पूर्व शिक्षा मंत्री और पुराने दोस्त मनीष सिसोदिया भी जमानत पर बाहर आ चुके थे। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। जश्न के इस सिलसिले के बीच केजरीवाल ने 15 सितंबर यानी रविवार के दिन संदेश दिया। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी। आप लोगों ने पढ़ी है? और फिर केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान की खबर से हर किसी को चौंका दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। केजरीवाल की रणनीति बहुत साफ है। वो चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं।
सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। सीएम दावेदारी का पहला चेहरा। दिल्ली से लेकर देश के राजनीतिक गलियारे तक चर्चा बहुत तेज हो रही है और इस चर्चा में सबसे पहला नाम दिल्ली की शिक्षा और जल मंत्री आतिशी का लिया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के कालकाजी से विधायक 43 साल की आतिशी न सिर्फ आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं, बल्कि पार्टी का महिला चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा और हम तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, अभी चुनाव करवाओ, करो चुनाव की घोषणा और होने दो दिल्ली की जनता का फैसला, कि दिल्ली की जनता फैसला करे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं। जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक, जब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और केजरीवाल तक तिहाड़ जा चुके थे, तब सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के साथ आतिशी ही पार्टी और सरकार को संभाल रही थी। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक चलिए आगे बढ़ेंगे तो राहुल गांधी को लेकर किए विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत कर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर 192 351 अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही थी। तो राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिस पर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर केस दर्ज हो गया है। राहुल गांधी पर उनकी तरफ से विवादित टिप्पणी की गई थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को वो 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, जिसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। इस विवादित बयान के खिलाफ शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर 192 351 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना विधायक है संजय गायकवाड़, जिन पर केस दर्ज हुआ है, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इसी पर कांग्रेस की तरफ से अब जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी पर जुबान काटकर लाने का फरमान दे दिया। यहां तक कह दिया कि जो राहुल गांधी की जीभ काटकर लाएगा उसे वो 11 लाख रुपए इनाम देंगे। सवाल है कि राजनीति की जुबान तलवार बनकर जीभ काटने क्यों निकली। It's not the only tool. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईन। सियासत की जुबान से जब जीभ काटने वाला फरमान निकला तो बात दूर तक गई। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ क्यों राहुल गांधी की जीभ काटना चाहते हैं? क्यों राहुल की जीभ पर 11 लाख का इनाम रखा? विवाद की पूरी ABCD गायकवाड़ गिना रहे हैं। आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत, म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचंय। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचंय, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईन। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले अकेले नहीं हैं। चंद घंटे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल पर विवादित टिप्पणी की तो राजनीति बखेड़ा खड़ा हो गया। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। कांग्रेस पहले ही बिट्टू के बयान से भड़की हुई है। उस पर शिवसेना विधायक ने जीभ काटने वाले टिप्पणी क्या की, कांग्रेस के क्रोध की सीमा नहीं रही। कांग्रेस को लगता है कि राहुल पर ऐसी टिप्पणियां करके लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है। घटिया बयान है, दोनों की भर्त्सना करनी चाहिए। इन पर मेरे ख्याल से क्रिमिनल एक्टिविटी होनी चाहिए। अब इन्होंने जबान काटने की बात कही। आदमी अपने जिसको सो कॉल्ड दुश्मन मानता है उसके सबसे ताकतवर चीज पर सबसे पहला हमला करता है, और वो जानता है कि राहुल जी के अंदर में जो सरस्वती हैं
वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा। राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए थे। सिखों से लेकर आरक्षण और बीजेपी से लेकर आरएसएस तक पर राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमले किए। तब देश में सियासी संग्राम छिड़ा। अब रवनीत बिट्टू और संजय गायकवाड़ के विवादित बयानों में कांग्रेस को बीजेपी का डर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। रघुराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश से कुछ लेना देना नहीं है। तो राहुल गांधी को देश से कुछ लेना देना नहीं है, ये कहना है रघुराज का, जिन्होंने विवादित टिप्पणी की है राहुल गांधी को लेकर। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। राज्य में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुदर्शन चक्र वाला संदेश इस वक्त चर्चा में है। सीएम योगी ने बांग्लादेश के हालात का उदाहरण दिया और लगे हाथ भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र भी कर दिया। सीएम योगी ने यह बयान त्रिपुरा में दिया, लेकिन माहौल लखनऊ से दिल्ली तक गर्म हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। मुरली के साथ सुदर्शन चक्र को जरूरी बताने वाली ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर त्रिपुरा के बाराकथल में कही। वे यहां सिद्धेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे थे। लेकिन इस बयान की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनी गई, क्योंकि इस बयान में आगे दंगाइयों के लिए बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र था। यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। इसके आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की भी याद दिला दी, सुनने वालों को सावधान कर दिया। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के इस बयान का विरोधी अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे। सामने 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और मुख्यमंत्री योगी का यह बयान माहौल को गरमाने वाला है। मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। जिन्होंने मंदिर को और राम को बेचा है, जहाँ जिन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार किया है, उस अयोध्या के लोगों ने पिछले लोकसभा में चुनाव में जवाब दे दिया, आने वाले उपचुनाव में भी जवाब दे दें। चुनावी माहौल हरियाणा में भी गर्म है। हरियाणा में आज नाम वापसी के आखिरी दिन में रूठे हुए नेताओं को मनाने का खेल कल चलता रहा। इस बीच बीजेपी ने सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत में तगड़ा दांव चला है। सिरसा में बीजेपी ने गोपाल कांडा को समर्थन देकर कांग्रेस की मुसीबत को बढ़ा दिया है और इस डील का फायदा बीजेपी को फतेहाबाद में भी मिल सकता है। जबकि सोनीपत में बीजेपी ने बागी नेता को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। बगावत से निपटने के लिए कांग्रेस ने भी खूब दौड़ लगाई है। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में दांव पर 90 सीटें हैं। हर सीट पर जाति का गणित बिठाने और बागियों को मनाने में कांग्रेस और बीजेपी की सांस फूलती रही। पर्चा वापस लेने के आखिरी दिन बीजेपी को पहली कामयाबी सिरसा में मिली, जहां बीजेपी और गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी यानी HLP ने बड़ा उलटफेर कर दिया। इसकी शुरुआत हुई बीजेपी की तीसरी और अंतिम लिस्ट में सिरसा से टिकट पाने वाले बीजेपी उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा की पर्चा वापसी से। इस पर अटकलें तेज होती इससे पहले ही खबर आ गई कि सिरसा में बीजेपी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले से हटते ही ये तय हो गया कि सिरसा में अब चुनावी मुकाबला मौजूदा विधायक गोपाल कांडा और कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया के बीच होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा को निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल सेतिया ने जबरदस्त टक्कर दी थी।
उस चुनाव में गोपाल कांडा महज 602 वोटों से जीते थे। इस बार गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। ऐसे में बीजेपी मैदान में रहती तो वोट बंटने का फायदा कांग्रेस को हो सकता था। गोपाल कांडा की एचएलपी फिलहाल बेशक अभय चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में है, लेकिन उन्हें बीजेपी का करीबी माना जाता है। उन्होंने बीजेपी सरकार को लगातार समर्थन दिया। गोपाल कांडा के सिरसा और उसके आसपास के इलाकों के गैर जाट वोटों पर अच्छी पकड़ बताई जाती है। पंजाबी समुदाय अग्रवाल समाज पर भी गोपाल कांडा का मजबूत असर है। गोपाल कांडा से डील करके बीजेपी ने सिर्फ कांग्रेस के लिए सिरसा सीट पर चैलेंज ही नहीं बढ़ाया, बल्कि फतेहाबाद में अपना रास्ता भी साफ कर लिया है। फतेहाबाद से गोपाल कांडा के भाई ने निर्दलीय पर्चा तो भरा था, लेकिन तय वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर नहीं पहुंचे और पर्चा रद्द हो गया। दावा किया जा रहा है कि ये सब जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बीजेपी को सीट मैनेजमेंट के मामले में दूसरी कामयाबी सोनीपत में मिली, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे और पार्टी से नाराज बताई जा रही पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन की शिकायत मिटाकर चुनावी संकट दूर कर दिया। राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने राजीव जैन का टिकट काटकर कांग्रेस से आए निखिल मदान को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद कविता जैन की आंसुओं से तर तस्वीर वायरल हो गई थी और राजीव जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, लेकिन नायब सैनी दोनों को मनाने में कामयाब रहे। रूट ने मनाने का खेल सिर्फ बीजेपी में नहीं हुआ, फायर फाइटिंग के चक्कर में कांग्रेस के पसीने भी कम नहीं बह रहे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और वरुण मुलाना अंबाला पहुंचे। काफी देर की मान मनव्वल के बाद यहां हिम्मत सिंह और जसवीर मलौर को नाम वापस लेने पर राजी किया। इन दोनों ने अंबाला सिटी सीट से चौधरी निर्मल सिंह को टिकट दिए जाने के बाद बागी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया था। एक आग्रह लेके आए, हम उनका धन्यवाद करते कि हमारे भाई हिम्मत ने हमारे आग्रह को माना है। ये हमारी पार्टी के लिए। तो कांग्रेस ने अंबाला सिटी वाला पेच तो सुलझा लिया, लेकिन अब उसके आगे एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। चुनाव से ठीक पहले कलायत के 5 गांव की महापंचायत ने कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के बेटे और कलायत से पार्टी के प्रत्याशी विकास सहारण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। महापंचायत ने कांग्रेस उम्मीदवार की जगह निर्दलीय उम्मीदवार अनीता अडुल के समर्थन की घोषणा की है। इसकी वजह भी दिलचस्प है। दरअसल कांग्रेस सांसद जयप्रकाश अपने बेटे के प्रचार के लिए कैथल पहुंचे थे। वहां इशारों में उन्होंने कांग्रेस की सीनियर नेता कुमारी सैलजा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए थे, मैं लाइफ में डटी ध्यान रखूं। सैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल आज सीएम पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद दिल्ली के नए सीएम का आज ही ऐलान हो जाएगा। नए सीएम का ऐलान सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में होगा। आम आदमी पार्टी विधायकों में से कोई सीएम चुना जाएगा और आतिशी का नाम रेस में सबसे आगे है। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। तो सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली का अगला सीएम आखिरकार कौन होगा ये तय हो जाएगा। और मोदी सरकार 3.0 के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह 10:15 पर नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। पीएम मोदी आज अपने जन्मदिन पर ओडिशा को 3800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का भी शुभारंभ करेंगे और पीएम आवास योजना के 26 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे। इधर बिहार के कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम का बड़ा आरोप, अधिकारियों को विधायक ने निकम्मा और घूसखोर बताया है। बिना पैसों के अधिकारी काम नहीं करते हैं, ये भी आरोप विश्वनाथ राम की तरफ से लगाया गया है। तो कांग्रेस विधायक है
विश्वनाथ राम, जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। अधिकारियों को उन्होंने निकम्मा बताया, घुसखोर बताया। उनका कहना है कि बिना पैसे लिए बिहार के अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो अधिकारियों को विधायक ने निकम्मा, घुसखोर बताया। उनका यह कहना है कि बिहार के जितने भी अधिकारी हैं वो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। इधर यूपी के फिरोजाबाद में देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाके से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में कई लोगों के और फंसे होने की खबर है। हालांकि मौके पर ऑपरेशन जारी है। आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने बताया कि शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक घर में पटाखे रखे हुए थे और उसी दौरान विस्फोट हो गया। विस्फोट की वजह से आसपास के 9 घरों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने मलबे से 10 लोगों को अब तक बाहर निकाला है और भी कई लोग हैं, उनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों की मौत हो गई है। कई और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर अचानक से पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। अब बात दिल्ली की, तो दिल्ली में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। साउथ दिल्ली में फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है। फायरिंग के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वीडियो कब का है, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि पुलिस इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो की जांच में जुटी है। पुलिस को गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया के गुर्गों पर शक है। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये शख्स एक घर के बाहर खड़ा है और वहां पर एक के बाद एक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कौन ये शख्स है, क्यों ये फायरिंग कर रहा है, इसके बारे में जानकारी अब तक नहीं मिली है। लेकिन बताया जा रहा है कि खुद इस व्यक्ति की तरफ से जो ये वीडियो है, ये पोस्ट किया गया है इंस्टाग्राम पर। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पुलिस को गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया के गुर्गों पर शक है। तो दिल्ली का ये पूरा मामला, जहां पर आप देख सकते हैं ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। फायरिंग का ये वीडियो, ये शख्स एक के बाद एक कई राउंड फायर करता है और खुद बताया जा रहा है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये वीडियो कब का है, कब इसे पोस्ट किया गया, क्यों इसे पोस्ट किया गया और ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में अब तक तो जानकारी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस को शक है कि प्रिंस तेवतिया के ये गुर्गे हैं। तो ये वीडियो आपने देखा, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। हालांकि किसका ये वीडियो है, क्यों इसे पोस्ट किया गया और कब इसे पोस्ट किया गया, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन आगे इस मामले पर जांच भी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।